हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। हम सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड ही टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, हमारा टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर। किस सेमेस्टर का है साथियों? फोर्थ सेमेस्टर का है। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। और जो टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? यानी जल चक्र जिसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यही है। हम सारे अब जितने भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब हम जितने भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सारे हमारे टॉपिक्स होंगे कौन से? सब एग्जाम से रिलेटेड या फिर एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। तो जल चक्र की बात करें, जल चक्र क्या है या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? तो पानी अपने ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में धरती के तीनों मंडलों, देखिए यहाँ पे जल चक्र की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात कर रहे हैं कि ये क्या है। तो पानी जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में, और जो है तीनों मंडलों में, तीनों रूपों में, वायुमंडल के, धरती के तीनों मंडलों में, जैसे कि वायुमंडल जिसमें स्मॉटफेरिक कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, और उसके बाद जल मंडल कहते हैं, में लगातार गति करता रहता है। क्या करता है? पानी जो पृथ्वी के तीन मंडल हैं, तीनों मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, और पानी जो है तीनों रूप में, ठोस, द्रव, गैस, ये पानी का जो तीनों रूप है पृथ्वी के तीनों मंडलों में लगातार गति करता रहता है। पानी की इस तथाकथित चक्रीय गति, क्या कहते हैं? चक्रीय गति को ही जल चक्र कहते हैं। ठीक है, और इसका जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जल विज्ञान कहते हैं। क्या? हाइड्रोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि जल चक्र किसे कहते हैं या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पानी अपने, देखिए पानी जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और पृथ्वी की तीन अवस्थाएं हैं। ठीक है, तीन मंडल हैं पृथ्वी के, जैसे कि हो गया वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये तीन मंडल हो गए। ठीक है, तो ये जो पानी का तीनों जो फॉर्म है, पानी जो है ठोस, द्रव, गैस में होता है, तीनों रूप है जो, ये पृथ्वी के तीनों मंडलों में एक साइकिल के रूप में रहता है, चलता रहता है। जैसे कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद पानी जलवाष्प के रूप में फिर गया, ऊपर गया वायुमंडल में, और उसके बाद फिर से वहाँ से बादलों के रूप में फिर से बारिश हुई। ठीक है, तो पानी का जो है ये चक्र चलता रहता है वायुमंडल में, स्ट्रेटोस्फेरिक में। ठीक है, कैसे होता है? वर्षा हुई, फिर वाष्पीकरण हुआ या स्वतेजन हुआ जो है, ये सब, या फिर पृष्ठीय अपवाह जो है, समुद्र में जाता है पानी, समुद्र से फिर क्या होता है? पानी जो है क्या होता है? पानी का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, पानी फिर जो है वाष्प के द्वारा होके फिर से बादल का रूप में बनता है और फिर से बारिश होती है। तो पानी का जो ये चक्रीय क्रम लगा रहता है, एक तरफ से दूसरे तरफ जो है, पृथ्वी से फिर जलमंडल, वायुमंडल में जाके फिर पानी का बादल के रूप में बनना, फिर उसके बाद बारिश होना, ये क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है या फिर जल चक्र कहते हैं। देखिए, अब इसके संगठन की बात करें या कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, तो पानी को जो है खेती बाड़ी संबंधी उपयोगिता की दृष्टि से, जिसे फॉर्म एग्रीकल्चर यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पानी को जो है तीन संगठनों में या कंपोनेंट्स में एक तरह से बांटा गया, डिवाइड किया गया। कौन कौन से? जैसे जल की प्राप्ति हो गई या फिर वाटर गेन की बात करते हैं, तो जल प्राप्ति एकमात्र स्रोत है या सोर्स है वर्षा का। ठीक है, वर्षा के द्वारा हमें जल की प्राप्ति होती है या फिर जल का हम प्राप्त करते हैं, जो स्वयं, ठीक है, जो स्वयं क्या होता है? धरती के तीनों मंडल में, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल में पाए जाने वाले संपूर्ण जल का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जल की प्राप्ति की बात करें, यहाँ पे देखिए हमने बात की जल चक्र के संगठन, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल, ठीक है, साइकिल की बात की, तो उसके तीन संगठन है, कंपोनेंट्स है। पहले कंपोनेंट की बात करें तो जल की प्राप्ति। जल की प्राप्ति जो है एकमात्र स्रोत है, कहा है वर्षा या जल मंडल में पाए जाने वाले संपूर्ण जल का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो लगभग 1.5 अरब घन किलोमीटर है। कितना है पानी? लगभग 1.5 अरब घन किलोमीटर है। अब इसके बात करें, इसके कुल आयतन की बात करें तो इसका कुल आयतन तकरीबन 95% खारे समुद्र के रूप में, और शेष जो है लगभग 5%, 4% पानी जो है वह शेष जो है मीठे पानी, तांबे के जल,
ठीक है, ताजे पानी के रूप में है। इस मीठे या ताजे पानी का अधिकांश भाग यानी कुल भूमंडलीय जल के आयतन का लगभग 4% भाग ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में पाया जाता है। किन क्षेत्रों में पाया जाता है? बर्फ के रूप में, पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। इस प्रकार कुल भूमंडल का जल मात्र 1% ही द्रव के रूप में होता है, जो कि पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के भीतर जो है गतिमान होता है। भूमंडलीय जल का यह विशाल मंडल ही वर्षा का मुख्य स्रोत है। वर्षा ठोस और द्रव दोनों रूप में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि 95% जो होता है खारा पानी होता है। अब जो 5% बचा उसमें से भी लगभग 4% बर्फ के रूप में ध्रुवीय रीजन में होता है। लगभग 1% पानी जो होता है वही जो है 1% पानी लगभग क्या कहते हैं एक चक्र के रूप में गतिमान होता है, जो भूमि की सतह के या फिर भूमि के भीतर होता है। भूमंडलीय जल का या विशाल मंडल जो है वर्षा का क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है। आगे वही बात करें, दूसरा जो है जल संचयन की बात करें या फिर वाटर स्टोरेज की बात करें। ठीक है, तो वर्षा का जल संचयन या वाटर स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो वर्षा का जल जब भूमि पे गिरता है, क्या होता है? जो वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा जो जल भूमि पे गिरता है, फिर उसकी कई गतियां होती हैं। क्या होती है? कई गतियां होती हैं। जैसे बारिश होती है तो बारिश के द्वारा जो पानी गिरता है वह पानी जमीन के अंदर पहुंचने से पहले वाष्पीकरण हो जाता है, कहीं वनस्पतियों के अवरोधन से रुक जाता है, कहीं जो है गड्ढों में भर जाता है, गड्ढों के द्वारा फिर जमीन में वो सोख लिया जाता है, जमीन के अंदर प्रवेश करता है, या फिर वनस्पतियों द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है जलाशय, झील आदि में क्या होता है? संचय हो जाता है। इन सब के अतिरिक्त तो वर्षा जल का एक अंश भूमि में प्रवेश करता है, जिसे भूमि का पानी सोखना भी कहते हैं, या भूमि में सोखे गए पानी का एक अंश भूमि की जल धारण क्षमता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जल संचयन की बात कर रहे हैं। तो वर्षा का जल या फिर जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल का संचयन जो हम कैसे करते हैं, उसकी देखिए, जो वर्षा का पानी होता है उसकी कई गतियाँ होती है। ठीक है, पहले तो उसका संचयन की बात करें तो संचयन जो है गड्ढों में होता है, या फिर वाष्पीकरण द्वारा हो जाता है, या फिर भूमि में जो सोख लेता है, या फिर वनस्पतियों द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक अंश होता है जो उपस्थित गड्ढे होते हैं, नदी नाले होते हैं, तालाब होते हैं, जलाशय होते हैं, उनमें जो पानी संचयन होता है, उस पानी का जो मृदा के द्वारा अवशोषित पानी जब करती है, उसको सोखती है, तो वही एक जल धारण क्षमता का एक प्रमुख स्रोत है। पौधों के जड़ क्षेत्र में रोक लिया जाता है पानी, और इसे भूजल या सॉयल वाटर के रूप में नमी या जल संचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? नमी कहते हैं या फिर जल संचयन कहते हैं। यहाँ पे एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। जल संचयन, इसका मतलब क्या होता है? तो जल संचयन का सीधा सा मतलब ये होता है, जो वर्षा का पानी होता है, जब बारिश होती है तो वर्षा के पानी को नदी, जलाशय, तालाब आदि में जब पानी इकट्ठा होता है, उसके बाद वो पानी जो है एक तरह से पानी कुछ वाष्प होके उड़ जाता है, निकल जाता है, और जो पानी बचा हुआ होता है वो भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता एक तरह से कहते हैं, और मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं, या नमी के रूप में, या फिर पौधों के जड़ क्षेत्रों में इसे भूजल कहते हैं, या फिर नमी के रूप में भी जल का संचयन कहते हैं। जलहानि की बात करें, वाटर लॉसेस की, तो भूमि की पानी सोखने की जो क्षमता है, ठीक है, भूमि की जो पानी सोखने की क्षमता, या फिर भूमि पर ढाल के अनुसार जो है अपवाह के रूप में जो पानी बहता है, सतह पर बहने के कारण, देखिए पानी जब सोखता है, जो जमीन के द्वारा सोखने के बाद भी पानी, देखिए पानी का जो जमीन जो होती है, मिट्टी होती है, पानी का उस पर क्या होता है, पानी की जो सोखने की क्षमता है वो तो बहुत तेज़ी से तो होती नहीं। तो जो पानी सोखने के अलावा या सोखने तक के बाद का जो पानी जो बहता है, रन ऑफ होता है पानी का, जो भूमि के ढलान के अनुसार पानी बहता है, बहने के कारण इसे पृष्ठ अपवाह भी कहते हैं, या तो फिर ये गड्ढे या जलाशय या में जल का संचयन का रूप लेता है, या फिर छोटी बड़ी नदियों नालों के जरिए जो है अंततः ये पानी क्या होता है, समुद्र में पहुंच जाता है। वर्षा जल की हानि बरसने के दौरान या वर्षा जल के भूमि की सतह पर पहुंचने से पूर्व क्या होता है, बरसने के बाद भूमि पर उस पर पाई जाने वाले वनस्पतियों की सतह से वाष्पीकरण द्वारा, इसके अतिरिक्त वनस्पतियों द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है की क्रिया की जल की हानि होती है। क्या होता है, जैसे जब बारिश होती है उसके बाद जो पानी होता है वो एक तरह से जलवाष्प के रूप में क्या होता है, निकल जाता है, या फिर बहुत क्या कहते हैं, बहुत लंबे क्षेत्रों में वो पानी का अपवाह बना रहता है, तो उससे भी पानी का लॉस होता है। तो पानी को क्या करना चाहिए, संचयित करना चाहिए। अगला जो हम बात करें तो वर्षण की बात करें। वर्षण किसे कहते हैं, तो वर्षण एक प्रक्रिया है। क्या है, वर्षण एक प्रक्रिया है
जिसके द्वारा वह वायुमंडल में संघनित जल, वर्षा तथा हिम आदि के रूप में भूतल पर गिरता है। क्या होता है, यहाँ पे समझिए एक बार कि वर्षण क्या है। वर्षण एक प्रक्रिया है। क्या है, वर्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्षा जल तथा हिम आदि के रूप में भूतल पर गिरता है। क्या होता है, वर्षा जल जो होता है वर्षा के द्वारा हिम के रूप में या जल के रूप में जमीन पर गिरता है। मेघों के लाखों जल वाष्पों के मिलने से वर्षा की एक बूंद की रचना होती है। क्या होती है, जो बादल होते हैं जिसे मेघ कहते हैं, उसके लाखों बूंदों के इकट्ठा होने से जल की एक बूंद की संरचना होती है, लाखों कणे के इकट्ठा होने से। और यह बूंद इतनी भारी होती है कि वायुमंडल में इसका ठहर पाना कठिन हो जाता है और यह वर्षा के रूप में भूतल पर क्या होती है, गिरने लगती है। ठीक है, इसे कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। वर्षण के स्वरूप के बारे में बात करें, फॉर्म आप जो है, तो वर्षाकारी मेघों से गिरने वाले जल, ठीक है, ये क्या होता है, वर्षण क्या होता है कि जो मेघ होते हैं उनके छोटे छोटे कणों से वर्षा की बूंदें तैयार होती हैं। वर्षा की बूंदें जब ज़्यादा हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं, उनके जो मेघों के कण होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस अवस्था में वो क्या होते हैं, वर्षण के रूप में जमीन में गिरते हैं पानी पर। वही तो वर्षाकारी मेघों से गिरने वाले जल अनेक स्वरूपों में क्या होता है, जो जल होता है वो अनेक स्वरूपों में धरातल पर पहुँचता है। कभी यह जल वृष्टि के रूप में होती है, कभी यह हिम वृष्टि के रूप में जमीन पर पहुंचता है, या फिर कभी जो हल्की हल्की जो है वर्षा होती है, फुहार होती है, उसके द्वारा भी होता है। वायुमंडलीय अवस्थाओं में मेघों की ऊंचाई तथा उनके प्रकार और वर्षा की जो प्रक्रिया के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप वर्षा के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं, जिनके विवरण हैं यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे फुहार की बात करें कि फुहार क्या है, देखिए ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फुहार क्या है, संक्षिप्त में बताइए। तो फुहार जो है, वर्षा की बूंदें जब एकदम से सूक्ष्म होती हैं, क्या होती है, वर्षा की बूंदें जब बहुत छोटी होती हैं, वर्षा की बूंदें अत्यंत सूक्ष्म, संघन एवं समान आकार की होती हैं, तब वायु प्रवाह की दिशा में क्या हुई, उड़ती हुई दिखाई देती हैं। किस दिशा में दिखाई देती है, वायु प्रवाह की रूप में दिशा में दिखाई देती है, उड़ती हुई। ऐसी वृष्टि को फुहार कहते हैं। वायु की हल्की सी गति भी इन्हें क्या करती है, प्रभावित कर लेती है। क्या करती है, हवा का हल्का सा झोंका या हवा जो है हल्की सी भी चलती है तो इसे क्या करती है, प्रभावित करती है, या फिर अपने साथ जो है इसके क्या करती है, इसको एक तरह से अपने साथ बहा ले जाती है। इन जल कणों का जो आकार होता है वो 0.5 mm होता है। कितना होता है, 0.5 mm से भी कम होता है। क्या होता है, से भी कम होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर समझिएगा फुहार क्या होता है। वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं, सघन एवं समान आकार की होती हैं कि जो है उनको वायु की प्रवाह की दिशा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। वो बहुत हल्की होती हैं, जिस हिसाब से जिस तरफ हल्की भी हवा चल रही होती है, ये हवा के साथ उड़ती दिखाई देती हैं। तो ऐसे जो है क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वृष्टि कहते हैं या फिर फुहार कहते हैं। वायु की हल्की गति भी इन्हें क्या करती है, प्रभावित करती है। इनका जो जल कणों की बात करें कि अगर पूछा जाए कि फुहार जो होता है या फुहार जो होता है या जिसे क्या वृष्टि कहते हैं, उसमें जल कणों का आकार कितना होता है, वो 0.5 mm से भी जल कणों का आकार कम होता है। जल वृष्टि की बात करें जिसे रेनफॉल भी कहते हैं, या जो है तरल अवस्था में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, जल वृष्टि कहते हैं। किस अवस्था में होती है, तरल अवस्था में होने वाली वर्षा को जल वृष्टि कहते हैं। इनमें जो बूंदों का आकार होता है ये फुहार की बूंदों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। और वर्षा की बूंदों का जो व्यास होता है वो 0.5 से 7 मिलीलीटर तक होता है। कभी कभी वर्षा की बूंदें लघु आकार की भी होती हैं। क्या होती हैं, वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो बहुत छोटी आकार की होती है, परंतु फुहार की अपेक्षा क्या होता है, इनकी संघनन एवं संख्या जो है कम होती है। क्या होती है, फुहार की अपेक्षा इनकी जो है संघननता एवं संख्या भी कम होती है। वहीं सहीन वृष्टि की बात करें या जिसे सीड भी कहते हैं, ऐसी वृष्टि में जल की बूंदें तथा हिम का एक साथ पाया जाना, क्या कहते हैं, सील्ट जिसे कहते हैं या फिर सहीन वृष्टि कहते हैं। ऐसे वृष्टि में क्या होता है कि जल की बूंदें हिम के कणों के साथ पाई जाती हैं और कभी कभी यह मेघों से वर्षा की बूंदों के आकार वाली पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट तथा कठोर हिम की गोलियों गिरती हैं, जो कठोर धरातल पर गिरकर उछल जाती हैं तथा खिड़कियों के शीशों पर गिरने पर कड़कड़ाने की आवाज भी आती है। वायु की शक्तिशाली ऊर्ध्वाधर तरंगों की उपस्थिति में सहीन वृष्टि उपल वृष्टि में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, उपल वृष्टि में। हिमवृष्टि की बात करें, हिमवृष्टि क्या होता है या स्नोफॉल किसे कहते हैं, तो जब हिमवृष्टि का क्या होता है विविधि, जब खष्टभुजी क्रिस्टलों की वर्षा होती है। किस प्रकार की वर्षा होती है, खष्टभुजी क्रिस्टलों की वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं, हिमवृष्टि कहते हैं।
क्या कहते हैं, हिमबिस्ट कहते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये सारे जो हम क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन क्रिस्टलों के साथ कभी कभी हिम के रवे भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। हिम के रवे विभिन्न आकृतियां धारण कर लेते हैं, क्या करते हैं, कई आकृतियों में होते हैं, जो देखने में सुंदर और मनोहरी लगते हैं। लेकिन हिम वर्षा ऐसे मेघों से होती है जो विशुद्ध हिमों से निर्मित हो, या फिर जो प्रारंभ में जल के अति शीतल कणों से निर्मित हो। क्या हो, या तो वो एकदम से बर्फ के कणों से, या फिर एकदम शीतल जल से, शीतल कणों से क्या हो, निर्मित हो, ठीक है। प्रारंभ में जो अति शीतल कणों से निर्मित हो। प्रायः संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही हिमबिस्ट की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, हिमबिस्ट की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे हमने फुहार की चर्चा की, हिमबिस्ट की चर्चा की, जल चक्र किसे कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, और वर्षण किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब के बारे में हमने डिस्कस की। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। आज के जो वीडियो है, आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो साथियों, क्लास को शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करो, और हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है सवाल आपके बीच में लाते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तब तक हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम कवर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।